नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका CGPSC एवेन्यू यूट्यूब चैनल पर। तो आज के इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं वीकली करंट अफेयर सीरीज़ का एक और नया वीडियो, जहां हम 29 सितंबर से लेकर 5 अक्टूबर तक के करंट अफेयर डिस्कस करेंगे। इसके अलावा हमारा एक टेलीग्राम चैनल भी है, जहां हम अपना सारा PDF अपलोड करते हैं और आपको डेली करंट अफेयर से सबसे पहले अपडेट करते हैं। तो आप टेलीग्राम चैनल एक बार ज़रूर विजिट कीजिए। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और पिन कमेंट में मिल जाएगा। तो आज की इस वीडियो को शुरू करने से पहले आपके लिए एक सवाल है, और ये सवाल हमने अपने करंट अफेयर के पिछले वीडियो में डिस्कस किया था। तो सवाल इस प्रकार है, दादा साहब फाल्के पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया गया है? आपके पास 4 ऑप्शंस हैं। ऑप्शन ए कमल हसन, ऑप्शन बी मोहनलाल, ऑप्शन सी नाना पाटेकर या ऑप्शन डी गोविंदा। तो इस सवाल का जवाब आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। आज के इस वीडियो का हमारा पहला सवाल है, शीतल देवी का संबंध किस खेल से है? तो यहाँ आपके 4 ऑप्शंस हैं। ऑप्शन ए कुश्ती, ऑप्शन बी मलखंभ, ऑप्शन सी तीरंदाजी या ऑप्शन डी बॉक्सिंग। तो इस सवाल का सही जवाब होगा ऑप्शन सी तीरंदाजी। यहाँ फोटो में देख सकते हैं, यह है शीतल देवी, और इन्होंने अभी दक्षिण कोरिया के ग्वांगजू में चल रहे पैरा आर्चरी विश्व चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक प्राप्त किया है। और इस चैंपियनशिप में शीतल एकमात्र ऐसी प्रतिभागी हैं जिनके दोनों बाजुएं नहीं हैं, और निशाना लगाने के लिए ये अपने पैरों का और अपने ठुड्डी का इस्तेमाल करते हैं। और इनका पदक जीतना इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि पैरा आर्चरी में भारत का यह अब तक का पहला स्वर्ण पदक है, और इसके साथ ही यह चैंपियनशिप में उनका तीसरा पदक है। इसी चैंपियनशिप में उन्होंने स्वर्ण, रजत और कांस्य तीनों पदक प्राप्त किए हैं। सबसे पहले देख लेते हैं स्वर्ण पदक। तो स्वर्ण पदक इन्होंने महिला कंपाउंड व्यक्तिगत श्रेणी में प्राप्त किया है। इसके बाद रजत पदक इनको महिला कंपाउंड ओपन टीम में सरिता के साथ प्राप्त हुआ है। और तीसरा पदक है इनका कांस्य पदक, जो कंपाउंड मिक्स्ड कैटेगरी में तोमन कुमार के साथ प्राप्त हुआ है। तो आप शीतल देवी का नाम याद रखेंगे, पैरा आर्चरी विश्व चैंपियनशिप में भारत के लिए अब तक का पहला स्वर्ण पदक। अगला सवाल है, देश का पहला ड्रोन वॉरफेयर स्कूल कहाँ खुलेगा? तो यहाँ आपके पास 4 ऑप्शंस हैं। ऑप्शन ए राजस्थान, ऑप्शन बी उत्तर प्रदेश, ऑप्शन सी गुजरात और ऑप्शन डी मध्य प्रदेश। तो इस सवाल का सही जवाब होगा ऑप्शन डी मध्य प्रदेश। ये जो ड्रोन वॉरफेयर स्कूल है, ये मध्य प्रदेश के टेकनपुर में स्थित अधिकारी प्रशिक्षण अकादमी में खोला जा रहा है, और इसका संचालन सीमा सुरक्षा बल BSF के द्वारा किया जाएगा। और अभी इसका उद्घाटन BSF के महानिदेशक दलजीत सिंह चौधरी जी के द्वारा किया गया है। और इस स्कूल में 5 विशेष तरह के पाठ्यक्रम संचालित किए जाएंगे। पहला पाठ्यक्रम होगा मानव रहित यान का संचालन का प्रशिक्षण देना। दूसरा पाठ्यक्रम होगा ड्रोन विरोधी युद्ध के लिए तैयार करना। तीसरा पाठ्यक्रम होगा निगरानी और खुफिया जानकारी एकत्रित कराना। चौथा पाठ्यक्रम होगा रेडियो फ्रीक्वेंसी जैमर्स और काइनेटिक इंटरसेप्टर्स का उपयोग सिखाना। और इसका 5वां और आखिरी पाठ्यक्रम होगा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग द्वारा संचालित विभिन्न उपकरणों का एकीकरण करना। इसके बाद इन सभी पाठ्यक्रमों से प्रशिक्षित लोग ड्रोन कमांडो और ड्रोन योद्धा के रूप में भविष्य की लड़ाइयों में देश के लिए एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। अगला सवाल है, हाल ही में भारत के किस बायोस्फीयर रिजर्व को यूनेस्को ने वर्ल्ड नेटवर्क ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व में शामिल किया है? तो यहाँ आपके 4 ऑप्शंस हैं। ऑप्शन ए मानस, ऑप्शन बी कच्छ का रण, ऑप्शन सी दिहांग दिबांग या ऑप्शन डी कोल्ड डेजर्ट। तो इस सवाल का सही जवाब होगा ऑप्शन डी कोल्ड डेजर्ट। तो यहाँ सबसे पहले हम देख लेते हैं कि बायोस्फीयर रिजर्व क्या होता है। तो बायोस्फीयर रिजर्व जो होता है वो यूनेस्को के द्वारा दिया गया एक अंतर्राष्ट्रीय पदनाम है, और ये इस बात का संकेतक है कि मनुष्य और प्रकृति किस प्रकार एक दूसरे की ज़रूरतों को पूरा करते हुए सह अस्तित्व में रह सकते हैं। और किसी भी क्षेत्र को बायोस्फीयर रिजर्व घोषित करने के लिए वह क्षेत्र इतना विस्तृत होना चाहिए कि उसमें पारिस्थितिकी तंत्र के सभी पोषण स्तर का प्रतिनिधित्व कर रहे जीव जंतु आपस में निवास करते हों। जैसे पारिस्थितिकी तंत्र में सबसे नीचे स्तर पर होते हैं हरे पेड़ पौधे, जिन्हें उत्पादक भी कहते हैं। उसके बाद आते हैं शाकाहारी जीव जंतु, और शाकाहारी जीव जंतु के बाद आते हैं मांसाहारी जीव जंतु, और मांसाहारी के बाद आते हैं विभिन्न जीवाणु जो मरे हुए जीव जंतुओं का अपघटन करते हैं। तो इस प्रकार बायोस्फीयर रिजर्व इतना विस्तृत होना चाहिए कि उसमें सभी पोषण स्तर वाले जीव आपस में रहते हों। इसके बाद अगला टर्म होता है वर्ल्ड नेटवर्क ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व।
तो इसमें विभिन्न देशों के बायोस्फीयर रिजर्व को आपस में जोड़ा जाता है, जिससे कि वे आपस में अपने अनुभवों और ज्ञान का आदान प्रदान करके एक मंच बना सकें। अगर हम भारत में बायोस्फीयर रिजर्व की संख्या की बात करें तो भारत में अभी कुल 18 बायोस्फीयर रिजर्व हैं और इनमें से 13 को इस वर्ल्ड नेटवर्क ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व में शामिल कर लिया गया है और इसमें से 13वां शामिल स्तर है हिमाचल प्रदेश का कोल्ड डेजर्ट, जो हिमाचल प्रदेश के लाहौल स्पीति ज़िले में पड़ता है। तो हम एक बार इन सभी 18 बायोस्फीयर रिजर्व को देख लेते हैं। तो सबसे पहले है हिमाचल प्रदेश का कोल्ड डेजर्ट, उसके बाद उत्तराखंड का नंदा देवी, सिक्किम में कंचनजंगा, असम में मानस और डिब्रू सैखोवा, अरुणाचल प्रदेश में दिहांग दिबांग, मेघालय में नोकरेक, इसके बाद पश्चिम बंगाल में सुंदरबन, उड़ीसा में सिमलीपाल और मध्य प्रदेश में है 2 बायोस्फीयर रिजर्व पचमढ़ी और पन्ना। इसके बाद मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की सीमा पर पड़ता है अचानकमार अमरकंटक बायोस्फीयर रिजर्व। इसके बाद गुजरात में है कच्छ का रण, आंध्र प्रदेश में शेषाचलम, केरल में नीलगिरी और अगस्तमलाई और अंत में है तमिलनाडु में मन्नार की खाड़ी। तो इस प्रकार ये भारत के 18 बायोस्फीयर रिजर्व हैं। अगला सवाल है, स्वदेशी 4G टेक्नोलॉजी विकसित करने वाला भारत विश्व का कौन से क्रम का देश बन गया है? तो यहाँ आपके 4 ऑप्शंस हैं। ऑप्शन ए 7वां, ऑप्शन बी 6वां, ऑप्शन बी 5वां या ऑप्शन डी 4था। तो इस सवाल का सही जवाब होगा ऑप्शन सी 5वां। अभी तक सिर्फ 4 देशों के पास ही स्वदेशी 4G टेक्नोलॉजी थी और ये 4 देश हैं चीन, स्वीडन, दक्षिण कोरिया और डेनमार्क। और इसके बाद भारत इस क्रम में 5वां देश बन गया है जिसके पास 4G टेक्नोलॉजी में इस्तेमाल होने वाले सभी सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर पूरी तरह से भारत में ही निर्मित हैं। और ये काम किया है भारत की 3 संस्थाओं ने मिलकर। पहला है CDOT, जिसका फुल फॉर्म होता है सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ टेलीमेटिक्स। इसके बाद दूसरा है टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज TCS और तीसरा है भारत संचार निगम लिमिटेड BSNL। अगला सवाल है, 71वां राष्ट्रीय फिल्म फेयर अवार्ड में बेस्ट चाइल्ड आर्टिस्ट का अवार्ड किसे मिला है? तो यहाँ आपके ऑप्शंस हैं। ऑप्शन ए तेजस्वी मनोज, ऑप्शन बी त्रिशा थोसर, ऑप्शन सी प्रतिभा मीर या ऑप्शन डी शीतल देवी। तो इस सवाल का सही जवाब होगा ऑप्शन बी त्रिशा थोसर। ये हैं त्रिशा थोसर और इनकी उम्र अभी महज 5 वर्ष है और इनको मराठी फिल्म नाल 2 में अभिनय के लिए बेस्ट चाइल्ड आर्टिस्ट का 71वां राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। और इसके साथ ही इन्होंने सबसे कम उम्र में राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार प्राप्त करने का रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया है। इससे पहले यह रिकॉर्ड बहुत लंबे समय तक कमल हसन के नाम पर था, जिन्हें 6 साल की उम्र में 1960 में राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार मिला था। लेकिन अभी त्रिशा थोसर को 5 साल की उम्र में यह पुरस्कार मिल गया है और ये सबसे कम उम्र में राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार प्राप्त करने वाली बन गई हैं। अगला सवाल है, BCCI के नए अध्यक्ष किन्हें नियुक्त किया गया है? तो यहाँ आपके ऑप्शंस हैं। ऑप्शन ए राजीव शुक्ला, ऑप्शन बी मिथुन मन्हास, ऑप्शन सी प्रभतेज सिंह भाटिया या ऑप्शन डी रघुराम भट्ट। तो इस सवाल का सही जवाब होगा ऑप्शन बी मिथुन मन्हास। अभी कुछ समय पहले BCCI के नए अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति हुई है, जिनमें अध्यक्ष बनाए गए हैं मिथुन मन्हास, उपाध्यक्ष बनाए गए हैं राजीव शुक्ला, सचिव बनाए गए हैं देवजीत सौकिया, संयुक्त सचिव बनाए गए हैं प्रभतेज सिंह भाटिया और कोषाध्यक्ष बनाए गए हैं रघुराम भट्ट। BCCI का फुल फॉर्म होता है बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया, जो भारत में क्रिकेट की एक नियामक संस्था है और अभी हाल ही में इसके अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति हुई है, जिसकी पूरी लिस्ट आप यहाँ देख सकते हैं। इनमें सबसे अधिक इम्पोर्टेंट है अध्यक्ष, तो आप BCCI के अध्यक्ष के रूप में मिथुन मन्हास का नाम याद रखेंगे। अगला सवाल है, हाल ही में कृषि मीडिया पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो यहाँ आपके ऑप्शंस हैं। ऑप्शन ए प्रणव रस्तोगी, ऑप्शन बी अमसी प्रसन्न कुमार, ऑप्शन सी विनायक रेड्डी या ऑप्शन डी रमेश भाई पटेल। तो इस सवाल का सही जवाब होगा ऑप्शन बी अमसी प्रसन्न कुमार। अभी कृषि मीडिया पुरस्कार 2025 के लिए मैसूर जिला पत्रकार संघ के पूर्व अध्यक्ष अमसी प्रसन्न कुमार का चयन किया गया है और वर्तमान में ये कर्नाटक मीडिया अकादमी के सदस्य हैं। और ये जो कृषि मीडिया पुरस्कार है, ये प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के पत्रकारों को दिया जाता है और ऐसे पत्रकार जो कृषि के क्षेत्र में रिपोर्टिंग करते हैं और किसानों में जागरूकता फैलाते हैं।
तो आप कृषि मीडिया पुरस्कार के लिए अमसी प्रसन्न कुमार का नाम याद रखेंगे। अगला सवाल है, एशिया कप 2025 की विजेता कौन सी टीम बनी है? तो यहाँ आपके ऑप्शंस हैं, ऑप्शन ए भारत, ऑप्शन बी पाकिस्तान, ऑप्शन सी बांग्लादेश या ऑप्शन डी श्रीलंका। तो इस सवाल का सही जवाब होगा ऑप्शन ए भारत। ये जो एशिया कप 2025 का टूर्नामेंट है ये भी यूएई में खेला जा रहा था, जिसमें फाइनल मुकाबला भारत और पाकिस्तान के बीच हुआ, जिसमें भारत विजेता रही है और पाकिस्तान उपविजेता। और इस बार एशिया कप टूर्नामेंट जीतने के साथ ही भारत सर्वाधिक 9 बार एशिया कप का खिताब अपने नाम करने का रिकॉर्ड बना चुका है। और इस 9 खिताब में से 7 ओडीआई फॉर्मेट में थे और 2 टी20 फॉर्मेट में। इसके साथ ही आप एशिया कप 2025 के प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट देख सकते हैं, जो भारतीय बल्लेबाज अभिषेक शर्मा को प्राप्त हुआ है। अगला सवाल है, राष्ट्रीय लता मंगेशकर पुरस्कार किन्हें प्रदान किया गया है? तो यहाँ आपके ऑप्शंस हैं, ऑप्शन ए अरिजीत सिंह, ऑप्शन बी जुबीन गर्ग, ऑप्शन सी सोनू निगम या ऑप्शन डी हिमेश रेशमिया। तो इस सवाल का सही जवाब होगा ऑप्शन सी सोनू निगम। ये जो राष्ट्रीय लता मंगेशकर पुरस्कार है ये मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा दिया जाता है और हाल ही में ये मशहूर गायक सोनू निगम को दिया गया है। और इस पुरस्कार में 2 लाख रुपए की नगद राशि और एक प्रशस्ति पत्र प्रदान किया जाता है। और इस राष्ट्रीय लता मंगेशकर पुरस्कार की शुरुआत 1984 में हुई थी, जो संगीत जगत में उत्कृष्ट योगदान देने वाले गायकों और संगीतकारों को दिया जाता है। इसके साथ ही आप याद रखेंगे, लता मंगेशकर जी को भारत कोकिला के नाम से भी जाना जाता है। अगला सवाल है, के वीज़ा का संबंध किस देश से है? तो यहाँ आपके ऑप्शंस हैं, ऑप्शन ए अमेरिका, ऑप्शन बी भारत, ऑप्शन सी चीन या ऑप्शन डी रूस। तो इस सवाल का सही जवाब होगा ऑप्शन सी चीन। अभी कुछ समय पहले चीन सरकार ने साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग और मैथमेटिक्स के क्षेत्र में काम करने वाले विभिन्न पेशेवरों और शोधकर्ताओं को आकर्षित करने के लिए एक नया वीज़ा जारी किया है और इस वीज़ा का नाम रखा गया है के वीज़ा। और ये के वीज़ा ऐसे समय में जारी किया गया है जब अमेरिका ने अपने H1B वीज़ा का कीमत बहुत अधिक बढ़ा दिया है। अब H1B वीज़ा के लिए आवेदन करने के लिए लगभग 1 लाख अमेरिकी डॉलर या भारतीय मुद्रा में बात करें तो लगभग 88 लाख रुपए देने पड़ेंगे। और इस मूल्य वृद्धि के लिए अमेरिकी सरकार ने जवाब दिया है कि अमेरिकी कंपनियां सस्ती दरों पर विदेशी कर्मचारियों को काम पर रख रही थी, जिससे अमेरिका में बेरोजगारी की समस्या बढ़ रही थी। और इसी बेरोजगारी की समस्या से निपटने के लिए अमेरिका ने H1B वीज़ा की कीमत बहुत अधिक बढ़ा दी है और इसके जवाब में चीन ने सस्ती दरों पर के वीज़ा जारी किया है। अगला सवाल है, हाल ही में भारत सरकार ने किस पड़ोसी देश के साथ रेल परियोजना की शुरुआत की है? तो यहाँ आपके ऑप्शंस हैं, ऑप्शन ए नेपाल, ऑप्शन बी भूटान, ऑप्शन सी बांग्लादेश या ऑप्शन डी चीन। तो इस सवाल का सही जवाब होगा ऑप्शन बी भूटान। अभी हाल ही में भारत सरकार ने लगभग 4033 करोड़ रुपए की लागत से भूटान में 2 नई रेल परियोजनाओं को बनाने का ऐलान किया है, जिसमें से पहला होगा असम के कोकराझार से भूटान के गेलेफू के बीच में, जो लगभग 69 किलोमीटर लंबी होगी। इसके बाद दूसरी परियोजना बंगाल के बनरहाट से भूटान के सामसे तक होगी, जो लगभग 20 किलोमीटर लंबी होगी। और इन दोनों रेल परियोजनाओं को दक्षिण एशिया की सबसे बड़ी कनेक्टिविटी परियोजना माना जा रहा है। अगला सवाल है, भारत में वर्तमान में रामसर स्थलों की संख्या कितनी है? तो यहाँ आपके ऑप्शंस हैं 89, 93, 97 या 91। तो इस सवाल का सही जवाब होगा ऑप्शन बी 93। अब देख लेते हैं कि ये रामसर स्थल क्या होते हैं। तो 2 फरवरी 1971 को ईरान के रामसर नामक स्थान पर आर्द्र भूमियों या दलदली भूमियों के संरक्षण के लिए एक सभा आयोजित की गई थी और तब से लेकर अब तक जिन भी स्थानों को संरक्षण की श्रेणी में डाला जाता है उन सभी स्थानों को रामसर स्थल कहा जाता है। और किसी भी स्थान को रामसर स्थल घोषित करने के लिए कुछ क्राइटेरिया रखे गए हैं, जिनमें से पहला क्राइटेरिया है कि ये स्थल अंतर्राष्ट्रीय महत्व के होने चाहिए। इसके बाद दूसरा क्राइटेरिया है कि इन स्थानों पर हर साल कम से कम 20,000 प्रवासी पक्षी आने चाहिए और इन स्थानों पर प्रवासी पक्षियों के सुरक्षा और भोजन की उचित व्यवस्था होनी चाहिए। और ये रामसर स्थल अभी चर्चा में इसलिए आए हैं क्योंकि बिहार के 2 नए स्थानों को रामसर स्थल घोषित किया गया है। इनमें से पहला है गोकुल जलाशय, जो बिहार के बक्सर में पड़ता है, और दूसरा है उदयपुर झील, जो बिहार के पश्चिम चंपारण में आता है।
तो इसके साथ ही बिहार में अब कुल 5 रामसर स्थल हो गए हैं और भारत में कुल 93 रामसर स्थल हो गए हैं। तो ये डेटा इंपॉर्टेंट है। भारत में रामसर स्थलों की वर्तमान संख्या 93। अगला सवाल है, टाटा मोटर्स के एमडी और सीईओ किन्हें नियुक्त किया गया है? तो आपके ऑप्शंस हैं सुदीप्तो सेन, मिथुन मनहास, शैलेश चंद्र या नीरज घेवाड़। तो इस सवाल का सही जवाब होगा ऑप्शन सी, शैलेश चंद्र। ये हैं शैलेश चंद्र, जिन्हें अभी टाटा मोटर्स का नया एमडी और सीईओ नियुक्त किया गया है। अगला सवाल है, दलहन आत्मनिर्भरता मिशन का संचालन कब से कब तक किया जा रहा है? तो यहाँ आपके ऑप्शंस हैं 2025-26 से 30-31, 2025-26 से 29-30, 2025-26 से 28-29 या 2025-26 से 27-28। तो इस सवाल का सही जवाब होगा ऑप्शन ए, 2025-26 से 2030-31। अभी भारत सरकार ने भारत को दालों के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने के लिए एक 6 वर्षीय मिशन लागू किया है, जिसे दलहन आत्मनिर्भरता मिशन नाम दिया गया है। और इस मिशन का मुख्य उद्देश्य है कि भारत में दालों के घरेलू उत्पादन को बढ़ावा देना और दालों के आयात को कम करना, जिससे भारत दालों के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बन सके। और ये मिशन 1 अक्टूबर 2025 से लागू किया गया है और वित्तीय वर्ष 2030-31 तक चलेगी, अर्थात ये एक 6 वर्षीय मिशन है। अगला सवाल है, भारत के अटॉर्नी जनरल के रूप में किन्हें नियुक्त किया गया है? तो यहाँ आपके ऑप्शंस हैं ऑप्शन ए, सीपी राधाकृष्णन, ऑप्शन बी, आर वेंकटरमानी, ऑप्शन सी, अनिल चौहान या ऑप्शन डी, उपेंद्र द्विवेदी। तो इस सवाल का सही जवाब होगा ऑप्शन बी, आर वेंकटरमानी। तो ये हैं भारत के अटॉर्नी जनरल आर वेंकटरमानी और इनकी नियुक्ति भारतीय संविधान के अनुच्छेद 76(1) के तहत केंद्रीय मंत्रिमंडल की सलाह पर राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है और इनका कार्यकाल भी राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत तक ही रहता है। अब देख लेते हैं कि अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया के कार्य क्या क्या होते हैं। तो इनका सबसे पहला कार्य होता है भारत सरकार को कानूनी सलाह प्रदान करना, अर्थात ये सरकार के मुख्य कानूनी सलाहकार के रूप में काम करते हैं। इसके अलावा इनका दूसरा कार्य होता है सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालयों में भारत सरकार का प्रतिनिधित्व करना। इसके अलावा अटॉर्नी जनरल को संसद के दोनों सदनों, लोकसभा और राज्यसभा की कार्यवाही में भाग लेने, बोलने और भाषण देने का अधिकार है। हालांकि इन्हें वोट देने का अधिकार नहीं दिया गया है। तो इस प्रकार आप आर वेंकटरमानी का नाम याद रखेंगे भारत के वर्तमान अटॉर्नी जनरल के रूप में। अगला सवाल है, आरबीआई का डिप्टी गवर्नर किन्हें नियुक्त किया गया है? तो यहाँ आपके ऑप्शंस हैं शक्तिकांत दास, शिरीष चंद्र मुर्मू, संजय मल्होत्रा या भूषण रामकृष्ण गवई। तो इस सवाल का सही जवाब होगा ऑप्शन बी, शिरीष चंद्र मुर्मू। तो ये हैं शिरीष चंद्र मुर्मू, जिन्हें केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 2025 से लेकर 2028 तक के लिए 3 साल के लिए रिजर्व बैंक का नया डिप्टी गवर्नर नियुक्त किया है। इसके साथ ही आप आरबीआई के वर्तमान गवर्नर के रूप में याद रखेंगे संजय मल्होत्रा को, जो 26वें क्रम के आरबीआई गवर्नर हैं। अब देख लेते हैं कि भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई थी। तो इसकी स्थापना हुई थी 1 अप्रैल 1935 को। तब इसका मुख्यालय कोलकाता में हुआ करता था, लेकिन बाद में इसका मुख्यालय मुंबई स्थानांतरित कर दिया गया और अभी भी इसका मुख्यालय मुंबई में ही है। तो आप आरबीआई के गवर्नर याद रखेंगे संजय मल्होत्रा और डिप्टी गवर्नर शिरीष चंद्र मुर्मू। अगला सवाल है, 47वां आसियान शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? तो यहाँ आपके ऑप्शंस हैं ऑप्शन ए, सिंगापुर, ऑप्शन बी, कंबोडिया, ऑप्शन सी, मलेशिया या ऑप्शन डी, थाईलैंड। तो इस सवाल का सही जवाब होगा ऑप्शन सी, मलेशिया। आसियान का फुल फॉर्म होता है एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस, जो दक्षिण पूर्व एशिया के 10 देशों का समूह है और इस आसियान की स्थापना 8 अगस्त 1967 को बैंकॉक, थाईलैंड में हुई थी। तब इसमें संस्थापक देशों की संख्या 5 थी, लेकिन अभी वर्तमान में इसमें 10 सदस्य हैं। और इस संगठन का उद्देश्य है कि दक्षिण पूर्व एशिया में ये जो 10 देश हैं, इनके बीच आपस में राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक सहयोग को बढ़ावा देना। और अभी ये चर्चा में इसलिए आया है क्योंकि अभी हाल ही में आसियान के 47वें शिखर सम्मेलन का आयोजन हुआ है और इसका आयोजन स्थल था मलेशिया की राजधानी कुआलालंपुर। इसके साथ ही आप इन आसियान के 10 देशों को इस ट्रिक के माध्यम से याद रख सकते हैं, जो है टीवी क्लिप MBBS, जिसमें
टी का मतलब है थाईलैंड, वी से वियतनाम, सी से कंबोडिया, एल से लाओस, आई इंडोनेशिया, पी फिलीपींस, एम मलेशिया, बी बर्मा, बी ब्रुनई और एस सिंगापुर। इस प्रकार आप इन 10 देशों का नाम याद रख सकते हैं। अगला सवाल है, रबी विपणन सत्र 2026-27 हेतु गेहूं का न्यूनतम समर्थन मूल्य कितना रखा गया है? तो यहाँ आपके ऑप्शंस हैं 2424, 2524, 2585 या 2575। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी 2585। अब देख लेते हैं कि ये न्यूनतम समर्थन मूल्य या एमएसपी क्या होता है। तो एमएसपी वह दर होती है जिस पर सरकार किसानों से फसल खरीदती है और एमएसपी जारी करने वाली संस्था का नाम है आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति, जिसे कैबिनेट कमिटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स के नाम से जाना जाता है। और ये जारी होती है कृषि लागत और मूल्य आयोग के सिफारिश पर, जिसे काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइस के नाम से जाना जाता है। ये जो एमएसपी होती है ये 22 फसलों के लिए और एक गन्ने के लिए जारी की जाती है। इन 22 फसलों के लिए इसे न्यूनतम समर्थन मूल्य या एमएसपी के नाम से जाना जाता है, और जो गन्ने के लिए जारी होती है उसे उचित और लाभकारी मूल्य या फेयर एंड रीजनेबल प्राइस एफआरपी के नाम से जाना जाता है। इन 22 फसलों को हम खरीफ, रबी और वाणिज्यिक में भी बांट सकते हैं। और इन 22 फसलों में 7 प्रकार की अनाजें, 5 प्रकार की दाल, 7 प्रकार के तिलहन और 3 प्रकार की वाणिज्यिक फसल शामिल है, जिसको आप बाद में डिटेल में पीडीएफ से पढ़ सकते हैं। और अभी ये एमएसपी चर्चा में इसलिए आया है क्योंकि केंद्र सरकार ने 2026-27 खरीफ विपणन सत्र के लिए सभी फसलों की एमएसपी में वृद्धि कर दी है, जिसमें गेहूं का एमएसपी पहले 2424 से बढ़ाकर 2585 कर दिया गया है, और सबसे अधिक वृद्धि हुई है कुसुम में, जो पहले 5940 थी और अभी इसे बढ़ाकर 6540 कर दिया गया है। तो आप यहाँ से रबी विपणन सत्र के लिए विभिन्न फसलों का एमएसपी देख सकते हैं। अगला सवाल है, किस राज्य के पर्यटन विभाग को ग्लोबल टूरिज्म अवार्ड 2025 से सम्मानित किया गया है? तो यहाँ आपके ऑप्शंस हैं, ऑप्शन ए केरल, ऑप्शन बी आंध्र प्रदेश, ऑप्शन सी तमिलनाडु या ऑप्शन डी कर्नाटक। तो इस सवाल का सही जवाब होगा ऑप्शन बी आंध्र प्रदेश। ये जो ग्लोबल टूरिज्म अवार्ड है ये अभी आंध्र प्रदेश के पर्यटन विभाग को दिया गया है, जो राज्य को भारत के सबसे उभरते हुए पर्यटन स्थल के रूप में स्थापित करने के प्रयासों के लिए मिला है। यहाँ आप मैप में आंध्र प्रदेश की स्थिति देख सकते हैं। आंध्र प्रदेश की राजधानी है अमरावती और वर्तमान में आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं चंद्रबाबू नायडू, जो तेलुगु देशम पार्टी से हैं। इसके अलावा अभी वर्तमान में आंध्र प्रदेश के राज्यपाल हैं सैयद अब्दुल नज़ीर। अगला सवाल है, अर्जुन एरिगेसी का संबंध किस खेल से है? तो यहाँ आपके ऑप्शंस हैं, ऑप्शन ए तीरंदाजी, ऑप्शन बी शतरंज, ऑप्शन सी बैडमिंटन या ऑप्शन डी गोल्फ। तो इनका संबंध है शतरंज से। अर्जुन एरिगेसी का नाम अभी इसलिए चर्चा में आया है क्योंकि इनकी हालिया शतरंज रैंकिंग में सुधार हुआ है, और रैंकिंग में सुधार के साथ ही वे विश्व के 3रे नंबर के शतरंज खिलाड़ी और भारत के पहले नंबर के शतरंज खिलाड़ी बन गए हैं। तो आप अर्जुन एरिगेसी का नाम शतरंज में याद रखेंगे। इसके साथ ही आप भारत के कुछ प्रमुख चर्चित शतरंज खिलाड़ियों के नाम याद रख सकते हैं, जिनमें से पहले हैं डी गुकेश, दूसरे नंबर पर हैं अर्जुन एरिगेसी, तीसरे हैं आर प्रज्ञानानंदा, चौथे हैं आर वैशाली, 5वें नंबर पर दिव्या देशमुख और 6वें नंबर पर कोनेरू हम्पी। तो आप इन सभी का नाम याद रखिए। आज के इस वीडियो का अंतिम सवाल है, विश्व वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप 2025 में मीराबाई चानू को किस वर्ग में रजत पदक प्राप्त हुआ है? तो यहाँ आपके ऑप्शंस हैं, 55 किलोग्राम कैटेगरी, 52 किलोग्राम, 48 किलोग्राम या 45 किलोग्राम। तो इस सवाल का सही जवाब होगा ऑप्शन सी 48 किलोग्राम कैटेगरी में। ये जो विश्व वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप 2025 है, इसका आयोजन अभी नॉर्वे में किया जा रहा था 2 अक्टूबर से लेकर 11 अक्टूबर तक, और इसी चैंपियनशिप में भारतीय भारोत्तोलक मीराबाई चानू को 48 किलोग्राम की कैटेगरी में रजत पदक प्राप्त हुआ है, जिसमें उन्होंने कुल 199 किलोग्राम का वजन उठाया है। इसके साथ ही इसके पिछले 2017 के आयोजन में मीराबाई चानू को इसमें स्वर्ण पदक और 2022 के आयोजन में रजत पदक प्राप्त हुआ था। तो अभी वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप 2025 में रजत पदक में याद रखेंगे मीराबाई चानू। तो ये थे इस हफ्ते के कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले हफ्ते कुछ नए करंट अफेयर्स के साथ।